सुहाग रात की ही रात रानी के सिर में गोली मार दी जाती है। राजा तड़पता रह जाता है और पूरे साम्राज्य में सन्नाटा छा जाता है। लेकिन असली खौफ तब शुरू हुआ जब कुछ ही दिनों बाद वही मरी हुई रानी जिंदा होकर वापस महल की चौखट पर आ खड़ी होती है। लेकिन उसे पता नहीं था कि दोबारा रानी बनने के चुनाव में उसका सामना सिर्फ कातिलों से नहीं बल्कि उस राजा के बेइंतहा प्यार से भी होगा जो उसके हर कत्ल का सपना पहले ही देख लेता है। और सोचिए, जिस इंसान से आपने बेइंतहा मोहब्बत की हो उसे बचाने के लिए आपको उसी के चाय के प्याले में जहर घोलना पड़े। ये कहानी नहीं है, ये जंग है उस तख्त की जहाँ कदम रखते ही मौत गले लगा लेती है। क्या राजा भविष्य में दिखने वाले कत्ल के श्राप से मुक्त हो पाएगा और उसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? जानने के लिए आखिर तक वीडियो जरूर देखें। तो बिना देरी के सीरीज ट्यूब हिंदी में आज की कहानी शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। रानी की मृत्यु के बाद उसके शव को जंगल में फेंक दिया गया और सैनिकों के चले जाने के बाद जंगल से एक और ऐसी महिला बाहर निकल कर आई जो बिल्कुल रानी जैसी दिखती थी। उसने रानी के शव को पलटते हुए उसे आवाज लगाई और तब पता चला कि वो दोनों असल में जुड़वा बहनें थी जो एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स की बेटियां थी। बचपन से बड़ी बहन युनकी स्वभाव से शांत और सौम्य थी, जबकि छोटी बहन युनबू चंचल और जोशीली थी। लेकिन मजबूरन इन दोनों प्यारी बहनों को एक ही पहचान के साथ जीना पड़ता था, क्योंकि जुड़वा बच्चों को तब अशुभ माना जाता था। इसीलिए दोनों बहनें बारी बारी से बाहर जाया करती और ऐसे ही एक दिन युनबू के बाहर जाने की बारी थी। जैसे ही वो बाहर निकली उसकी टक्कर एक लड़के से हो गई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, लड़के ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए भागने लगा। तभी एक युवा कुलीन लड़का उनके पीछे दौड़ा। भागते हुए वो दोनों एक सुनसान कोने में पहुँचे और तब युनबू को समझ आया कि उस लड़के ने उसी कुलीन लड़के की कीमती लॉकेट चुराई है। जैसे ही वो उसे लौटाने को कहती है तभी वो कुलीन लड़का वहाँ आ गया और दोनों को पकड़कर अधिकारियों के पास ले जाने लगा। उसे युनबू को भी चोर का साथी ही समझ लिया था। अब हाथापाई में वो लड़का गिर पड़ा और रोते हुए बोला कि उसकी माँ मर रही है, दवा खरीदने के लिए उसने लॉकेट चुराया था। उस गरीब लड़के की बात सुनकर युनबू को दया आ गई और उसने अपने पास मौजूद सारे सिक्के उसे दे दिए ताकि वो दवा खरीद सके और उसे उस कुलीन लड़के से माफी भी मंगवाई। वो लड़का तो माफी मांगकर वहाँ से चला गया, लेकिन कुलीन लड़का अब भी यही मानता है कि युनबू उसके साथ शामिल है। इसीलिए उसने कहा कि वो उसे किसी ऐसे व्यक्ति के पास ले जाए जो उसकी पहचान की पुष्टि कर सके। मजबूरी में युनबू उसे उस जगह ले गई जहाँ उसके बाबा अक्सर धर्म के सिद्धांत विद्वानों को पढ़ाया करते थे, लेकिन उस दिन उसके बाबा वहाँ मौजूद नहीं थे। कुलीन लड़के को लगा कि वो झूठ बोल रही है। फिर उसने उसके बाबा का नाम पूछा। युनबो ने जब नाम बताया तो ना चाहते हुए भी उसे उस पर विश्वास करना पड़ा। युनबो को उसके इस घमंडी व्यवहार को देख आखिर वो कौन है ये जानने की जिज्ञासा हुई। तब उस कुलीन ने बताया कि वो युवराज है, यानी भविष्य का राजा। युनबो को विश्वास तो नहीं हुआ, फिर भी उसने उसे एक बुद्धिमान शासक बनने की शुभकामनाएं दी। उसी समय एक बूढ़ी महिला उनके पास आई और युनबो से एक पत्र पढ़ने को कहा। युनबो ने पत्र जोर से पढ़ के सुनाया और उसका जवाब लिखने में भी उनकी मदद करती है। राजकुमार चुपचाप युनबो को देखता रहा। अचानक उसके मन में उस दयालु लड़की के लिए एक अलग तरह की भावनाएं पैदा हुई। उसने उसका हाथ पकड़कर अपना नाम भी लिखवाया और उनके नजदीकी से युनबो शर्मा गई। जैसे ही युनबो अपना परिचय देने वाली होती है तभी अचानक सैनिकों का एक दल आ गया और सभी विद्वानों को गिरफ्तार कर लिया। अपनी पहचान छुपाने के लिए राजकुमार युनबू को लेकर वहाँ से जल्दी से भागा। भागते वक्त वो घायल हो जाता है। पैसे न होने के कारण युनबू उसका लॉकेट लेकर डॉक्टर ढूंढने चली गई। जैसे ही वो वहाँ से गई, राजकुमार के सेवक उसे ढूंढते हुए आ पहुँचे और इस तरह दोनों बचपन में अलग हो गए। कुछ दिनों बाद युनबू को राजकुमार का एक पत्र मिला। लिखा था कि वो जल्द ही उसे ढूंढने आएगा, लेकिन उसके आने से पहले ही उसके बाबा को झूठे आरोप में फंसा दिया गया। असल में इसके पीछे ताकतवर अधिकारी किम डैन का हाथ था, जो उसके बाबा को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा था। जब उसके बाबा ने इनकार कर दिया तो किम गुस्से में बदला लेने के लिए युनबू को पकड़ना चाहा। तभी युनकी ने देख लिया कि कोई उसकी बहन के पीछे पड़ा है, तो उसने जल्दी से उसे नाव पर रखे एक बक्से में छिपा दिया, जबकि युनबो से ये कहा कि वो छुपन छुपाई खेल रहे हैं। तभी कुछ आदमी नाव पर चढ़े और युनकी को अपने साथ ले गए। परिवार के एक सेवक ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे जोर से धक्का देकर दूर फेंक दिया। इसी अफरा तफरी में वो बक्सा जिसमें युनबो छिपी थी पानी में गिर गया और युनबो वहीं बेहोश हो जाती है। यहाँ उनका सेवक फिर से उठकर अपहरण करने वालों के पीछे दौड़ता है और किसी तरह युनकी को जल्दी से नाव पे लेकर चढ़ गया और नाव चल पड़ी। युनकी ने माँ बाबा को बताया कि जनरल किम उसे ले जाना चाहते थे
और पूरी बात समझाई। बाबा ने तुरंत पूछा, युनबो कहाँ है? तभी युनकी को उस बक्से की याद आई, मगर तब तक वो बक्सा बह चुका था और युनबो गायब हो चुकी थी। इस हादसे को 10 साल बीत गए। युनकी अब एक जवान और सुंदर युवती बन चुकी है और अब इस उम्र में आ चुकी है कि राजा अपनी रानी का चयन कर रहे हैं और युनकी भी उन उम्मीदवारों में से एक थी। राजा को बताया गया कि अगली उम्मीदवार पूर्व रह चुके एकेडमिक ऑफिशियल कांग युनसू की बेटी है, जिसे सुनकर उसे 10 साल पहले की घटना याद आ गई। जिस लड़की से वो मिला था वो कांग यूसी की ही बेटी थी, जिससे उसने कभी प्यार किया था। उसे अपने सामने खड़ा देखकर राजा खुद को रोक न सका और पर्दा उठाकर उसे ध्यान से देखने लगा। बाकी लोगों के चले जाने के बाद वो फिर युनकी के पास गया और पूछा, क्या वो वही लड़की है जिससे वो 10 साल पहले मिला था? ये सोचकर कि वो युनबो है, लेकिन यहाँ युनकी उलझन में पड़ जाती है। उसके जवाब से भले ही राजा थोड़ा निराश हुआ, लेकिन फिर भी उसने जल्द ही उसे स्वीकार कर लिया। उधर युनकी भी राजा की स्नेह भरी नजरों से भावुक हो गई। कुछ दिनों बाद एक रात राजा वेश बदलकर युनकी से मिलने आता है। दोनों ने साथ में बाजार घूमा और छोटी नाव की सैर भी की। राजा बोला, तुम इन 10 सालों में बहुत बदल गई हो। पहले वो साहसी और शरारती लड़की थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो अब इतनी शांत और सुशील हो जाएगी। अब जाकर युनकी को समझ आया कि राजा 10 साल पहले जिससे मिला था वो उसकी जुड़वा बहन युनबो थी। आखिरकार कई सारे सिलेक्शन राउंड्स को पार करने के बाद युनबो को रानी चुना जाता है, लेकिन शाही विवाह के दिन दहाड़े उसकी हत्या की गई। जब राजा उसे ढूंढने के लिए दौड़ा, उसके सिर पर भी गोली चलाई गई और वो वहीं गिर पड़ा। एक देश कभी एक दिन भी राजा के बिना नहीं रह सकता है, इसीलिए महारानी ने तुरंत अगला राजा नियुक्त करने का निर्णय लिया। अब हमें 10 साल पहले लापता युनबो को दिखाया जाता है, जो असल में पूरे समय इसी देश में ही रह रही थी। राजा को मारने में जिस बंदूक का इस्तेमाल हुआ था वो उसी के जरिए बेची गई थी। अपनी जान बचाने के लिए उसने एक ओझा का रूप बदला और सबूत मिटाने राजा के शरीर से गोली निकालने महल में प्रवेश करती है। लेकिन जैसे ही उसने तलाशी शुरू की, जिसे सब लोग मरा हुआ समझ रहे थे, उस राजा ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। असल में राजा को बचा लिया गया था। ये देखकर युनबो घबराकर बिना गोली की परवाह किए तुरंत वहाँ से भागी। बाहर निकलते समय उसे लॉर्ड बाई ने देख लिया, जो उसके पिता को जानते थे। वो बिल्कुल मरी हुई रानी जैसी दिख रही थी। उसी दौरान राजा भी पूरी तरह जिंदा बाहर आया। राजा को जिंदा देख सभी लोग हैरानी से घुटने के बल उन्हें झुककर सलाम करते हैं। अब स्थिति को संभालने के लिए प्रधानमंत्री और महारानी ने मिलकर सारा दोष मरी रानी पर डालने की साजिश रची, जिसके परिणाम स्वरूप उसके पिता को फांसी दे दी गई। भीड़ में खड़ी युनबो बेबस होकर अपने पिता को मरते हुए देखती है। दरअसल कुछ दिन पहले ही लॉर्ड बाई ने उसे चुपके से ढूंढ लिया था और सारी सच्चाई बता दी थी। अपने परिवार का बदला लेने के लिए अब वो नई रानी के चयन में भाग लेने का फैसला करती है। समय तेजी से बीता। सभी महिलाएं सर पर कपड़ा और पैरों के नीचे लाल पट्टियां बांधकर चल रही थी। ये कोई ब्यूटी पेजेंट कंपटीशन नहीं था, बल्कि रानी चुने जाने की प्रक्रिया थी। वहीं उन महिलाओं के बीच कमरा बांटते वक्त प्रधानमंत्री की बेटी युंगजी, जो पहले ही 3 बार सिलेक्शन प्रोसेस में भाग ले चुकी थी, युनबो को देखकर इतना चौंक गई कि जमीन पर गिर पड़ी। उसे लगा मरी हुई रानी वापस आ गई है। घबराकर वो फौरन अपने कमरे में लौटी ही थी कि वहाँ युनबो भी आ गई। असल में दोनों को एक ही कमरा मिला था। एक बार फिर डर के मारे युंगजी वहाँ से भाग गई। उसकी ऐसी प्रतिक्रिया देखकर युनबो समझी कि उसने पहले उसकी जुड़वा बहन को देखा है। अब यहाँ किम परिवार की ईर्ष्यालु बेटी सोंगी वहाँ से गुजरी, जिसने जानबूझकर युंगजी की पहले राउंड में पहने वाली ड्रेस खराब कर दी थी। युंगजी समझ नहीं पा रही कि क्या करे, जबकि सोंगी घमंडी टेढ़ी मुस्कान के साथ खड़ी अपने किए से इनकार भी नहीं किया। इससे युंगजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। तभी युनबो लौट आई। सोंगी के इस घमंडीपन को सहन न कर पाने पर युनबो ने उसे सीधे गुस्से से लटकारा। वापस कमरे में लौटकर उसने युंगजी को फटे हिस्से पर कढ़ाई कर देने की सलाह दी। दूसरी और महिलाएं भी, जो उस सोंगी के व्यवहार से एकदम ही परेशान थी, मदद के लिए आगे आती है और सबकी मदद से समय रहते उसकी ड्रेस को ठीक कर दिया जाता है। अगले दिन जब उम्मीदवार महारानी से मिले तो वो कपड़े पर की गई उस कढ़ाई के काम को देख उसकी प्रशंसा करती है, जिससे युंगजी बहुत खुश हो गई। अब चयन प्रक्रिया के बीच में ही राजा अचानक वहीं आ पहुंचा और घोषणा की कि वो भी स्वयं अपनी रानी के चयन में भाग लेगा। जब युनबो के झुककर सलाम करने की बारी आई तो राजा को उसकी परछाई कुछ अजीब सी जानी पहचानी लगी। वो आगे बढ़ा, पर्दा उठाया और उसका हाथ पकड़ लिया। जैसे ही युनबो ने चेहरा उसकी ओर घुमाया, राजा स्तब्ध रह गया। उसका चेहरा बिल्कुल रानी से मिलता था। बिना सोचे समझे उसने पुकारा, युनकी, ये तुम हो?
और सभा में पहले से मौजूद महारानी के विरोध की परवाह किए बिना उसने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। महारानी के पास सभा समाप्त करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। जब बाकी महिलाएं चली गई तो शांत हो चुके राजा ने युनबो से पूछा, आखिर ये सब क्या है? उसने अनजान बनने का नाटक करते हुए कहा कि वो तो बस यहाँ रानी चयन की एक साधारण उम्मीदवार है। मजबूर होकर राजा ने उसे जाने दिया, लेकिन उसके मन में ये पूरा विश्वास था कि यही वो रानी है जिसे मरा हुआ माना गया था। इस बार उसने ठान लिया कि वो अपनी जान से भी प्यारी प्रिय स्त्री की रक्षा करेगा, उसे फिर कभी दोबारा कोई नुकसान नहीं होने देगा। उसी रात जब कोर्ट लेडीज भोजन कर रही थी, बदमाश सोंगी जानबूझकर बोली, राजा ने ऐसा व्यवहार इसीलिए किया क्योंकि युनबो बहुत हद तक उस पूर्व रानी जैसी दिखती है जिसकी एक दुखद मृत्यु हो गई थी। युनबो ने दिखावटी आभार के साथ जवाब दिया कि वो भी रानी का दोबारा जीवित होने की अफवाह को लेकर काफी उत्सुक है। रानी की मौत से लौट आने की अफवाह अब तेजी से पूरे महल में फैल गई और साथ ही सभी को बेचैन कर गई। इसका मतलब ये भी था कि रानी चयन की प्रक्रिया में युनबो का रास्ता अब खतरों से भरा होने वाला है और अगले ही दिन वो निशाना भी बन गई। रानी बनने की चाह में महिलाएं हद तक जाने लगी। बालों की पिन निकाल अपनी उंगलियों में चुभोना और अपनी पोशाक की कमर पट्टी पर उस खून को लगा देना। जब राज वैद्य वहाँ आए, उन्होंने खून का निशान देख कुछ ऐसा कहा जिससे सभी महिलाएं चौंक गई। युनबो हल्की से मुस्कुराई। फिर राज्य वैद्य ने एक और महिला की कमर की पट्टी पर खून देखा। वो थोड़ा झिझका और उलझन में पड़ गए। राउंड खत्म होने के बाद किसी ने उससे पूछा कि इनमें से किसके पास रानी जैसी आभा है। वैद्य ने कुछ देर सोचा, फिर आगे बढ़कर युनबो की ओर इशारा कर कहा, यही है। ये देखकर सोंगी ईर्ष्या से लगभग पागल ही हो गई। असल में उसने पहले ही उस वैद्य को रिश्वत दी थी और एक दासी से कहा था कि चुपके से उसकी कमर पट्टी पर खून लगा दे ताकि वही इतनी महिलाओं के बीच संकेत बने। लेकिन चालाक युनबो ने ये साजिश भांप ली, समझ गई कि कुछ गड़बड़ है और उसी तरकीब को अपनाकर अपनी बुद्धि से पहला राउंड जीत लिया। लेकिन छिपी हुई साजिशें लगातार चलती रहती है। अब दूसरे राउंड में नियम ये था कि जिस महिला के होठों का रंग टेस्ट पेपर पर लग जाएगा उसके पॉइंट्स काट लिए जाएंगे। जब युनबो की बारी आई तो कागज पर अजीब तरह से लाल निशान दिखाई दिया, जबकि उसने कोई भी होठों का रंग इस्तेमाल ही नहीं किया था। तभी उसने सोंगी के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान देखी और समझ गई कि उसने दासी को रिश्वत देकर टेस्ट पेपर के साथ छेड़छाड़ करवाई है। लेकिन युनबो के पास इसे साबित करने का कोई तरीका नहीं था। अब तीसरे राउंड में तौलियों से अपना चेहरा पोंछना था। पिछली गलती से सबक लेकर युनबो ने इस बार पहले ही तौलिया सूंघा और उसमें एक ऐसा रसायन महसूस किया जो त्वचा पर लालिमा और जलन पैदा करता था। जैसे ही उसने तौलिया को पकड़ा, उसकी त्वचा पर रिएक्शन होने लगी। उसके पास बैठी एक और मोटी लड़की ने भी इस चाल को देख लिया और दोनों बच गए। अब अगले राउंड में छोटी छोटी दवाइयों की थैलियां दी गई, जिनमें एक पर्ची में चांदी की मात्रा लिखी थी। इस चांदी का उपयोग आम लोगों की मदद के लिए किया जाना था। ठीक 2 दिन बाद शहर के फाटकों पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होंगे और महिलाओं को अपनी अपनी चांदी से जैसा भी हो सके लोगों की सहायता करनी होगी। इसके बाद जनता मतदान देकर ये तय करती कि कौन रानी बनने योग्य है। नियम समझाने के बाद आयोजक ने हर महिला से एक थैली निकलवाई। सोंगी ने सबसे पहले थैली निकाली। उसने दासी की ओर देखा और पूरे भरोसे के साथ निशान लगी थैली उठा ली। जैसा कि तय था, उसमें सबसे ज्यादा चांदी निकली। इसके बाद बाकी महिलाओं की बारी आई और जब युनबो की बारी आई तो उसने यूं ही एक थैली उठा ली जिसमें सिर्फ एक ही चांदी थी। 2 दिन बाद उन सभी उम्मीदवारों ने अपनी अपनी प्रतिभा दिखाई। किसी ने खाना बांटा, किसी ने त्योहारों के लिए फूल दिए और कुछ ने बीमारों के लिए वैद्य बुलवाए। लेकिन युनबो ने अपनी एक चांदी से कागज और ब्रश खरीदा, फिर एक शांत कोने में गई और अपना सामान बिछाया। उसका प्लान आम लोगों के लिए अर्जिया लिखने का था। बहुत से लोग जो अत्याचार और अन्याय का शिकार थे, लेकिन अनपढ़ होने के कारण वो शिकायतें लिख नहीं पाते थे। धीरे धीरे उसके चारों ओर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। जब सोंगी ने ये देखा तो उसे समझ आ गया कि ज्यादातर अर्जिया उसके यानी किम परिवार के खिलाफ थी। गुस्से में वो युनबो को एक सुनसान जगह पर लेकर गई और जोर से थप्पड़ मारा। लेकिन युनबो भी पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने भी उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। अगले ही पल किम परिवार के नौकरों ने युनबो पर हमला किया और उसे बेहोश कर दिया। फिर उसे एक गाड़ी में डालकर कई ताकतवर लोग उसे शहर से बाहर ले जाते हैं। इसी बीच रानी चयन की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण के करीब पहुंच चुकी थी। मतदान खत्म होने के बाद मुख्य सेविका ने देखा कि युनबो गायब है। एक दासी को उसे ढूंढने का आदेश दिया गया और चेतावनी दी गई कि अगर अंधेरा होने से पहले युनबो वापस नहीं आए
तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। जिस सोंगी ने अपहरण का आदेश दिया था वो यहाँ बेहद ही खुद में संतुष्ट नजर आ रही थी। लेकिन यहाँ राजा को भी युनबू के लापता होने की खबर मिली। वो शाही पहरेदारों को भेजने ही वाला था कि अचानक उसे पिछली रात देखा हुआ एक सपना याद आ गया। सपने में उसने देखा था कि युनबू एक गाड़ी के अंदर बंधी हुई है और वो गाड़ी एक सूखे कुएं के पास से गुजर रही है। उसने तुरंत एक नक्शा मंगवाया और आदेश दिया कि शहर से 5 ली यानी लगभग 2.5 किलोमीटर के दायरे में आने वाली सभी सूखे कुओं की तलाशी ली जाए। सिपाहियों ने पूरा इलाका छान मारा लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला, जिससे राजा बहुत अधिक क्रोधित हो गए। तभी राजा अपने सपने की बारीकियों को याद करता है कि कुएं के आसपास का इलाका पूरी तरह सूखा था और वहाँ पानी का कोई नामो निशान नहीं था। उसने अंदाज लगाया कि वो कुआं शायद बहुत पहले सूखा और छोड़ा गया होगा। एक पुराना नक्शा देखने पर उसे उस कुएं की जानकारी मिली और गहरी चिंता में वो खुद वहां जाने का फैसला करता है। जब वो उस जगह पहुंचा तो उसे जमीन पर गाड़ी के पहियों के साफ निशान दिखाई देते हैं। तब तक यहाँ युनबो को होश आ गया। उसने महसूस किया कि वो एक कमरे के अंदर बंद है। वो उठी और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगी। बाहर खड़े बदमाशों में से एक ने आवाज सुनकर दरवाजा खोला और कहा कि वो अपनी ताकत बर्बाद ना करे क्योंकि वो किसी भी हालत में यहाँ से भाग नहीं सकती। इसके बाद युनबो का सुंदर चेहरा देखकर उस बदमाश की नीयत बदलने लगी। वो उसे नुकसान पहुँचाने ही वाला था कि ठीक उसी वक्त राजा वहाँ पहुँच गया। इस भयावह घटना से युनबो बेहोश हो गई। जब उसे दोबारा होश आया तब तक अपराधी नीचे गिरा पड़ा था। घबराहट में युनबो जिद करने लगी कि उसे तुरंत महल लौटना है। राजा झुंझला कर बोला, तुम मरते मरते बची हो फिर भी इस चयन में लौटना चाहती हो? क्या तुम्हें रानी बनने की इतनी चाहत है? फिर वो आगे बोला, अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो सच स्वीकार कर लो, तुम वही रानी हो जो मरी हुई समझी जा रही है। मैं तुरंत तुम्हारी पहचान वापस लौटा दूंगा। अब उधर महल में युनबो की गैर हाजिरी से बाकी उम्मीदवारों में हलचल मच चुकी थी। मुख्य सेविका को मजबूरन उसे चयन से बाहर करना पड़ा। लेकिन तभी आधी रात युनबो अचानक लौट आई और बताया कि उसका अपहरण किया गया था। ये सुनकर मुख्य सेविका ने अस्थायी रूप से उसका निष्कासन रद्द कर दिया। सोंगी ये सुनकर बिल्कुल आग बबूला हो गई और इससे भी ज्यादा मतदान के नतीजे से वो चौंक गई। युनबो को किसी भी दूसरे उम्मीदवार से 2 गुना से भी ज्यादा मतदान मिले थे। इसके बाद मुख्य सेविका ने घोषणा की, ये तय करने से पहले कि युनबो इस चयन में आगे रह सकती है या नहीं, पूरी जांच की जाएगी। बाकी लोगों के चले जाने के बाद युनबो सोंगी का सामना करती है और उसे चेतावनी दी कि उसके पास इस बात के सबूत है कि उसके परिवार ने ही यह अपहरण करवाया था। फिर उसने उससे मांग की कि वो मुख्य सेविका के सामने ये स्वीकार करे कि उसने अपहरण होते देखा था, वरना वो सारे सबूत उन्हें सौंप देंगी। फैसला लेने के लिए उसके पास कल सुबह तक का समय है। अगले दिन दोनों महिलाओं के बीच थोड़ी बहस के बाद सोंगी खुद आगे आकर कबूल करती है कि उसने युनबो का अपहरण होते हुए देखा था। एक गवाह सामने आने के बाद उसे डिस्क्वालीफाई ठहराने का अब कोई कारण नहीं बचा और युनबो को अगले राउंड में आगे बढ़ने की अनुमति दी जाती है। अब एक पक्ष जो खुद को खतरे में महसूस करने लगा है, क्योंकि अगर कोई अब उसे हटाना चाहता था तो उसे ये साबित करना पड़ता कि वो सच में राज परिवार की बेटी नहीं है। योंगजी ये खबर अपने पिता यानी बाई प्रधानमंत्री तक पहुंचा दी। उन्होंने उससे कहा कि वो सिर्फ प्रतियोगिता पर ध्यान दे, बाकी सब वो संभाल लेंगे। अगले दिन की चुनौती महारानी के लिए एक व्यंजन तैयार करने की थी। सभी ने पर्चे निकाले जिसमें उन्हें कौन सा व्यंजन बनाना है लिखा है। नियम ये था कि अगर 2 प्रतियोगी को एक ही व्यंजन मिला तो उनमें से केवल एक ही आगे बढ़ेगा। युनबो और मोटी लड़की दोनों को एक ही व्यंजन मिला, भाप में पके चावल के केक। ऐसे समय में करीबी दोस्ती भी किनारे रखनी पड़ती है। मोटी लड़की ने बिना हिचकिचाए सारे जरूरी सामान जल्दी जल्दी उठा लिए। दूसरी ओर सोंगी और योंगजी को एक ही व्यंजन मिला था। दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी और समय तेजी से निकल रहा था। योंगजी ने एक उपाय सोचा। चूँकि दोनों हटना ही नहीं चाहती, इसीलिए वो साथ मिलकर एक ही व्यंजन बना सकती है। सोंगी के पास इसे मानने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। दूसरी ओर युनबो और मोटी लड़की का खाना लगभग तैयार हो चुका था। सबका खाना तैयार हो जाने के बाद उसे पेश किया गया। सोंगी और योंगजी ने मिलकर केवल एक ही कटोरा बनाया था, इसीलिए उन्हें स्कोर नहीं दिया जा सकता और दोनों इस राउंड में बाहर हो गई। इसके बाद युनबो और मोटी लड़की की बारी आई। महारानी ने पहले युनबो के राइस केक चखकर कहा, काफी अच्छे हैं। फिर जब मोटी लड़की के केक चखे तो वो बहुत ज्यादा तेल वाले थे। हैरान होकर युनबो ने पूछा, तुमने जानबूझकर इतना तेल क्यों डाला? मोटी लड़की मुस्कुराई और बोली, मैं यहाँ तक पहुँचकर ही संतुष्ट हूँ।
मुझे पता है कि तुम्हारे पास एक वजह है, तुम्हें जरूर रानी बनना ही होगा। वैसे भी मुझे राजा जैसे मर्द ज्यादा पसंद नहीं है। उसकी सच्चाई से युनबो भी भावुक हो गई। जब वो आंसुओं के साथ मोटी लड़की को विदा कर रही होती है, तभी उसने भीड़ में एक जाना पहचाना चेहरा देखा। थोड़ी ही देर में वहाँ हंगामा मच गया। एक आदमी को चिल्लाते हुए घसीट कर ले जाया जा रहा था। पता चला कि वो आदमी वाल था, जो युनबो का करीबी दोस्त था। भले ही उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसे क्यों पकड़ा गया है। वो तुरंत राजा के पास गई और उसे छोड़ने की विनती की। राजा ने पूछा, उसका तुमसे क्या रिश्ता है? उसने झूठ बोला कि वो युनबो की बहन युनगी है और वाल ने ही उसे बचाया था जब उसे फेंक दिया गया था। उसने पहले अपनी पहचान इसीलिए नहीं बताई क्योंकि उसे ये लगा था कि राजा ने उसे छोड़ दिया है और उसने रानी के चैन में हिस्सा ताज जीतने के लिए नहीं, बल्कि ये सच जानने के लिए लिया था कि उसे मारने की कोशिश किसने की थी। ये सुनते ही राजा अपराध बोध से भर गया। उसकी प्रिय ने इतना कष्ट सहा। उसने वाल को रिहा करने का वादा किया, लेकिन साथ ही युनबो से प्रतियोगिता से हटने को भी कहा। मगर युनबो ने मना करते हुए कहा कि अगर वो अभी हटी तो शक पैदा होगा। अभी हम आखिरी राउंड में हैं और असली अपराधी जरूर फिर से कोई न कोई चाल चलेगा। इस मौके को खोना नहीं चाहिए। राजा उसे फिर से खतरे में डालना नहीं चाहता था, लेकिन युनबो अपने फैसले पर अडिग रही। कुछ ही समय बाद वाल को जेल से रिहा कर दिया गया और उसे तसल्ली देने के लिए राजा ने चुपचाप दोनों की मुलाकात का इंतजाम किया। एक दूसरे को जिंदा और सुरक्षित देखकर वाल भावनाओं से भर गया। उनका ये जज्बाती भरा मिलन राजा के अंदर जलन पैदा कर गया। खुद का ध्यान हटाने के लिए राजा ने वाल से उस रात के बारे में पूछा जब उसे गिरफ्तार किया गया था। उसने बताया कि उस रात वो एक गोलाबारी की घटना में शामिल असली हत्यारे को पकड़ने के लिए सरकारी भवन गया था। वहाँ वो एक संपर्क व्यक्ति से मिलने गया था, लेकिन पहुंचकर उसने देखा कि दो लोग पहले से ही जमीन पर पड़े थे। उनमें से एक ने आखिरी सांस लेते हुए सिर्फ 2 शब्द कहे, काइपिंग। लेकिन इससे उसका क्या मतलब था ये मैं नहीं जानता। तब युनबो को एहसास हुआ कि राजा भी चुपचाप उसकी बहन की हत्या की जांच कर रहा है और उसके बाबा का नाम साफ करने के लिए भी लगातार मेहनत कर रहा था। ये जानकर वो बहुत भावुक हो गई और राजा को एक नए नजरिए से देखने लगी। दूसरी ओर योंगजी के पिता, जो अपनी बेटी को रानी बनाने के इरादे से युनबो की असली पहचान जानने के लिए गुप्त जांच का आदेश दिया। उन्हें पता चला कि असली होंग परिवार की लड़की गांव में रहती है और युनबो ने उसकी ही पहचान को अपनाया था। बाई मंत्री ने जानबूझकर ये जानकारी किम परिवार तक पहुंचा दी, ये जानते हुए कि वे प्रतियोगिता को खत्म करने के लिए कोई भी कठोर कदम उठा सकते हैं। ये खबर मिलते ही किम परिवार ने साजिश रचना शुरू कर दी। उन्होंने अपनी बेटी को, जो अभी भी रानी के चयन में थी, चुपचाप ये अफवाह फैलाने का आदेश दिया कि युनबो असल में वही पुरानी रानी है जो मरने के बाद वापस आ गई है। इसी समय किम परिवार से ही ताल्लुक रखने वाली महारानी ने अपनी एक दासी को युनबो के पास एक गुप्त पत्र पहुंचाने का आदेश दिया। पर्दे की ओट में योंगजी छुपकर ये सब देख रही थी। जैसे ही युनबो ने पत्र खोला, लिखा था, तुम्हारे पिता का हत्यारा तुम्हारे सामने ही है। ये पढ़कर वो उलझन में पड़ गई, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी ऐसे भाव नहीं आने दिए क्योंकि वो अपनी पहचान उजागर होने का जोखिम नहीं ले सकती थी। मगर उसे यह अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह वही दासी जिसने पत्र पहुंचाया था मरी पाई जाएगी। शाही जांचकर्ता ने पता लगाया कि वो दासी पिछली रात कोर्ट लेडीज के निवास स्थान पर गई थी। उसने तुरंत सभी उम्मीदवारों को बुलाया और पूछा कि मरी दासी से किस किसने कल मुलाकात की थी। योंगजी ने आगे आकर बताया कि उसने युनबो को उस दासी से बात करते हुए देखा था। युनबो ने भी मुलाकात की बात मान ली। तब जांचकर्ता ने उसके कमरे की तलाशी लेने का आदेश दिया और हैरानी की बात थी कि वहाँ वही जहर की शीशी मिली जिससे उस दासी की मौत हुई थी। युनबो अपने बचाव में कुछ भी ना कह सकी और उसे वही गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि राजा ने पहले ही ये दृश्य सपने में देख लिया था, जिसमें उसकी प्रिय पर झूठा आरोप लगाया जाता है और उसे हत्या के झूठे मामले में फंसाया जाता है। जब असल में गिरफ्तारी हुई तो राजा बेचैनी और गुस्से से भर गया और युनबो को बचाने के लिए उसी वक्त जाना चाहता था। लेकिन चीफ यूनिक हुआंग ने उसे रोककर कहा कि पहले युनबो की बेगुनाही का सबूत ढूंढना जरूरी है, तभी उसे सही तरह से आजाद किया जा सकेगा। अपने सपनों को याद करते हुए राजा को ध्यान आया कि जिसने युनबो को फंसाया था उसके पास ऑर्किड की कढ़ाई वाला रुमाल था, जो सिर्फ चयन में शामिल महिलाओं के पास ही हो सकता था। ठोस सबूत न होने पर राजा ने महारानी से सभी महिलाओं के निवास स्थानों की तलाशी की अनुमति मांगी। पूरी तलाशी लेने के बाद आखिर में एक दासी को हो परिवार की एक लड़की के सामान में छिपा हुआ वही ऑर्किड कढ़ाई वाला रुमाल मिला।
राजा की कड़ी पूछताछ में उस लड़की ने सच बता दिया कि न्याय मंत्रालय के मंत्री हांग ने उसके परिवार का नाम लेकर उसे धमकाया था और जहर रखने का आदेश दिया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी जहर से किसी की हत्या कर दी जाएगी। उसके कबूलनामे के बाद राजा ने तुरंत मंत्री हांग की गिरफ्तारी का आदेश दिया। दूसरी ओर उस समय युनबो से पूछताछ चल रही थी और मंत्री हांग उसे जबरदस्ती कबूलनामा करवाने की तैयारी कर रहा था। सौभाग्य से शाही सैनिक समय पर वहां पहुंच गए और उसे नुकसान पहुंचाने से पहले ही मंत्री हांग को गिरफ्तार कर लिया। मंत्री हांग के पकड़े जाने की खबर मिलते ही किम परिवार घबरा गया। उन्हें डर था कि वो उनके प्लान में शामिल की बात उगल ना दे, इसीलिए उन्होंने उसे त्यागने का फैसला किया। उसी रात जनरल किम उससे जेल में मिलने गया। मंत्री हांग ने सोचा कि वो उसे बचाने आया है, उसे उम्मीद बंधी, लेकिन इसके बजाय किम ने उसे चुप रहने की धमकी दी, वरना इसका नतीजा उसके परिवार को भुगतना होगा। मंत्री हांग बहुत गुस्से में था, लेकिन अपने परिवार की खातिर उसने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया और सब कुछ कबूल किया, जिसके कारण युनबो की बेगुनाही साबित हो गई। उसे रिहा कर दिया गया। उसके कोर्ट लेडी का स्टेटस भी उसे वापस मिल गया, लेकिन वही हो परिवार की उस लड़की से उसका पद छीन लिया गया और उसे महल से बाहर निकाल दिया। हालांकि मंत्री हांग ने सारा दोष अपने सर पर ले तो लिया था, लेकिन राजा ये अच्छी तरह जानता था कि इस पूरे साजिश के पीछे असली मास्टरमाइंड किम परिवार का ही है। लेकिन उनका राजनीतिक प्रभाव इतना बड़ा था जो दरबार में गहराई तक जड़े जमाए हुए बैठे हैं। उनकी शक्ति को खत्म करने में समय और सावधानी दोनों लगेंगे। उसी रात राजा ने गुप्त रूप से युनबो से मुलाकात की। तब तक युनबो ये समझ चुकी थी कि वो राजा ही था जिसने उसे बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। भावुक होकर उसने राजा का दिल से धन्यवाद किया और राजा ने बस इतना कहा, यही मेरा कर्तव्य था। जब युनबो अपने सामने उस व्यक्ति को देखती है जो बार बार उसके लिए खुद को खतरे में डालता रहा, तो उसने भी आखिरकार अपना दिल खोल दिया और वो शब्द कहे जो वो लंबे समय से अपने मन में दबाए हुए थी। राजा भी अपने दिल की भावनाओं को अब और न रोक पाया और युनबो को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। खतरे और छल से भरे इस महल में दोनों ने आखिरकार एक दूसरे के दिल को छू लिया, भले ही वो पल थोड़े समय के लिए ही क्यों ना हो। अगले दिन रानी चैन के लंबे समय से चल रहे अंतिम परीक्षा का दिन था। एक ऐसी परंपरा जो 7 पीढ़ियों से इस चरण तक कभी नहीं पहुंची थी। यही वो अंतिम परीक्षा थी जिससे अगली रानी तय होनी थी। महारानी ने अंतिम 3 उम्मीदवारों से एक साधारण लेकिन गहरा सवाल पूछा, रानी बनने के लिए तुम क्या त्याग करने को तैयार हो? सबसे पहले किम परिवार की बेटी सोंगी ने उत्तर दिया। उसने अपना संदूक खोला और उसमें से सजी धजी सुंदर कढ़ाई वाले जूतों की एक जोड़ी निकाली जो उसके शक्तिशाली अंकल ने उपहार दी थी। उसने बताया कि रानी बनने के लिए उसे राजनीतिक रिश्ते को अलग रखने होंगे और ये जूते उसके परिवार के प्रभाव का प्रतीक है और वो उस विरासत को छोड़ने के लिए तैयार है। महारानी ने उसके उत्तर की सराहना की। हालांकि किम परिवार से ही संबंध रखने वाली दूसरी रानी इस जवाब से क्रोधित हो गई, क्योंकि उसे ये अपने कुल के साथ विश्वासघात लगा। इसके बाद प्रधानमंत्री की बेटी योंगजी की बारी आई। उसने चयन के शुरुआती दिनों की एक फटी हुई स्कर्ट पेश की जिसमें उसके डर और दुख की यादें जुड़ी थी, साथ ही उन हमदर्दी और सहारे के पलों को भी जब दूसरी कोर्ट लेडीज ने उसकी मदद की और उसकी पोशाक को सिला था। उसके लिए ये उसका अतीत था। इसे छोड़ने का मतलब था अपने पुराने रूप को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करना। अब आखिर में युनबो की बारी आई। उसने चांदी की एक जोड़ी चॉपस्टिक और चम्मच सामने रखी। ये महलों के लिए आम थी, लेकिन आम लोगों के बीच लोग लकड़ी की चॉपस्टिक इस्तेमाल करते हैं या अगर बर्तन खरीदने की हैसियत ना हो तो खाली हाथों से ही खाना खाते हैं। महारानी हंसते हुए उसका मजाक उड़ाती है, जैसे कि युनबो आम लोगों की जिंदगी को जानने का दिखावा कर रही हो। युनबो ने शांति से उत्तर दिया, मैंने ये अपनी आंखों से देखा है, इसीलिए मुझे इन्हें छोड़ना होगा। आगे उसने समझाया कि एक रानी को हमेशा अपने लोगों के दुख को समझना चाहिए। उसका उत्तर बिल्कुल सही था। फिर भी महारानी ने कहा कि आखिरी फैसला दूसरे शाही महिलाओं से सलाह करने के बाद लिया जाएगा और नतीजा 3 दिन बाद घोषित किया जाएगा। उस रात राजा ने फिर एक भविष्य सूचक सपना देखा। प्रधानमंत्री युनबो की मां को पकड़ लेता है और पूरे दरबार के सामने युनबो की असली पहचान उजागर कर देता है। घबराकर राजा की आंखें खुल गई। उसने तुरंत अपने सेवकों को युनबो की मां का पता लगाने का आदेश दिया और पता चला कि उसे तो कई दिन पहले ही पकड़ लिया गया था। अपने इस डरावने सपने को सच होने से रोकने के लिए राजा ने सीधे मंत्री को बुलाया और उसकी साजिश के बारे में सामना किया।
मंत्री ने बिना शर्म सब कुछ मान लिया और राजा को धमकी दी कि अगर राजा उसकी बेटी को रानी घोषित कर दे तो वो युनबो की माँ को छोड़ देगा और युनबो की असली पहचान के बारे में भी चुप रहेगा। गुस्से से होने के बावजूद युनबो की सुरक्षा के लिए राजा ने खुद को रोक लिया। इधर महारानी और अन्य कुलीन महिलाओं ने एक मत से युनबो को नई रानी चुनने का फैसला कर लिया था, मगर जैसे ही वो घोषणा करती राजा वहाँ पहुँचा और सबके सामने वो फरमान फाड़ दिया। उसने प्रधानमंत्री की बेटी योंगजी को रानी घोषित कर दिया। जब महारानी ने ऑफिशियली ये घोषणा की तो युनबो पूरी तरह स्तब्ध रह गई। कई दिनों तक वो शोक में डूबी रही। फिर राजा उससे मिलने आया और स्वीकार किया कि उसी ने किसी और को रानी चुना था। गुस्से और टूटे दिल के साथ युनबो ने उससे मुंह मोड़ लिया। तब राजा ने उसे सब कुछ बताया, सपने के बारे में, धमकी के बारे में और ये भी कि उसने ये सब उसे और उसकी माँ को बचाने के लिए किया था। ये सुनकर कि उसकी माँ अब सुरक्षित है, वो शांत हो गई। जब राजा ने देखा कि वो अब नाराज नहीं है तो उसका हाथ थाम कर उसे बाहर ले गया। दोनों नदी के किनारे साथ चल रहे हैं, साथ वक्त बिता रहे हैं। उन्होंने एक दुर्लभ शांत पल का अनुभव किया, जैसे प्रेम में डूबा कोई जोड़ा। उस थोड़ी सी खुशी ने राजा को वजाहत दे दी। उसने तय कर लिया कि अब वो अपने प्यार को नहीं छुपाएगा और चाहे कुछ भी हो युनबो को अपने पास रखेगा। उससे सहमति मिलने के बाद वो महल लौट आया। इसके बाद उसने एक ऐसा साहसिक कदम उठाया। उसने एक साथ तीनों महिलाओं से विवाह किया, एक रानी और 2 उपपत्नी। विवाह की रात नई रानी सुहाग कक्ष में प्रतीक्षा करती है, लेकिन राजा ने उसके साथ ठंडा और उदासीन व्यवहार किया। आहत होकर उसने पूछा कि पहली ही रात वो इतने कठोर शब्द क्यों बोल रहे हैं। तब राजा ने कहा, पूर्व रानी बनने के पहले दिन ही कुछ महिलाओं के सामने उसे गोली मार दी गई थी, तो जो तुम झेल रही हो वो उसके सामने कुछ भी नहीं है। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया और सीधे युनबो के कक्ष में पहुँचा। उसके आवाज में अपनापन था, फिर भी उसने युनबो से कोई और अधिक सवाल नहीं किया और उसे आराम करने को कहा। अगले दिन युनबो के पिता की करीबी मित्र लॉर्ड बाई ने एक गुप्त संदेश भेजकर युनबो को मिलने को कहा। वो भी तय जगह पर पहुंची। लॉर्ड बाई ने उसे भरोसा दिलाया कि उसकी माँ सुरक्षित है, लेकिन माँ से मिलने से पहले वो उससे मदद मांगता है। और पता चला कि लॉर्ड बाई और युनबो के पिता लंबे समय से सही सेना के प्रति वफादार थे। 10 साल पहले युवा राजा को वाइस चांसलर ने धमकाया था, जिसे महल के बाहर राजा का खोया हुआ राज चिन्ह पा लिया था। उसी को दबाव के हथियार की तरह इस्तेमाल करके उसने युनबो के पिता को पद से गिराने पर मजबूर किया। लॉर्ड बाई का मानना था कि राजा सक्षम नहीं है। फिर लॉर्ड बाई ने युनबो से कहा कि राजा न केवल डरपोक है बल्कि सही और गलत में फर्क भी नहीं कर पाता। इसी वजह से उन्होंने ग्रेट जनरल को सिंहासन दिलाने का समर्थन करने की योजना बनाई। जब युनबो ने ये सुना कि उससे राजा को जहर देने की उम्मीद की जा रही है, वो पूरी तरह सन्न रह गई। लॉर्ड बाई ने समझाया कि जहर तुरंत जानलेवा नहीं होगा, एक बार काम पूरा होते ही उसे तुरंत महल छोड़ देना होगा। सुरक्षित बाहर निकालने की जिम्मेदारी मेरी होगी। लेकिन युनबो इनकार कर देती है और बोली कि वो पहले ही राजा से प्यार करने लगी है। और तब लॉर्ड बाई ने उसे धमकी दी कि अगर उसने बात नहीं मानी तो न केवल उसकी माँ खतरे में पड़ जाएगी, बल्कि रानी के लंबे समय से खोई जुड़वा बहन के रूप में उसकी छुपी पहचान भी बाहर आ जाएगी। ऐसा हुआ तो सिर्फ उसकी माँ ही नहीं बल्कि उसके आसपास के सभी लोग खतरे में पड़ जाएंगे। इतना कहकर उसने जबरदस्ती जहर की शीशी उसके हाथ में थमा दी और राजा को मारने के लिए 3 दिन की मोहलत दी। युनबो का मन टूट गया। एक तरफ उसका परिवार था, दूसरी तरफ वो व्यक्ति जिससे वो प्यार करती थी। वो कैसे चुनाव करे? और फिर कांपते हाथों से उसने जहर चाय में डाल दिया। जब राजा आया तो युनबो ने उसे चाय का प्याला थमाया। राजा ने पूछा, ये कौन सी चाय है? युनबो ने जवाब दिया, सुबह की चाय। फिर राजा ने पूछा, हमारी शादी के दिन जो लगी गोली की चोट थी वो ठीक हो गई है? अपराध बोध से भरी युनबो ने कहा, हाँ ठीक हो गई है। लेकिन उसे चौंकाते हुए राजा ने ठंडे स्वर में कहा, तुमने तो कभी ऐसी चोट देखी भी नहीं है ना? उसी पल में युनबो समझ गई कि राजा को उस पर शक हो चुका है। असल में सच ये था कि राजा ने पिछली रात सपना देखा था जिसमें युनबो चाय में कुछ डाल रही थी। उसे परखने के लिए राजा ने प्याला उठाया और पीने का नाटक किया। घबराकर युनबो ने प्याला उसके हाथ से गिरा दिया। तभी राजा ने उसकी कलाई पकड़ ली और कड़े स्वर में पूछा, कौन हो तुम? सच सच बताओ। अब अगले दिन राजा को युनबो के झूठ बने पिता मंत्री होंग को बुलाया और उससे पूछा क्या उसने युनबो को जहर देने का आदेश दिया था। मंत्री होंग ने इसे इनकार किया, लेकिन उसने लॉर्ड बाई का नाम भी उजागर नहीं किया।
बस इतना कहा कि युनबो के पास कोई और रास्ता नहीं था और ये उसकी असली मंशा नहीं थी। कोई ठोस जवाब न मिलने पर राजा फिर युनबो के पास गया और बोला, अगर तुम नहीं बोलोगी तो मंत्री होंग और तुम्हारे मित्र खतरे में पड़ जाएंगे। और इस बार उसने आखिर में सब कुछ बता दिया कि वो रानी की जुड़वा बहन है और 10 साल पहले जो घटना घटी थी वो सब सच बता दिया। उसी पल राजा को एहसास हुआ कि इतने साल पहले जिस लड़की से वो मिला था वो युनकी नहीं बल्कि युनबो थी। लेकिन एक बात वो अभी समझ नहीं पा रहा था कि वो उसे जहर क्यों देना चाहती थी। फिर युनबो ने उसे सब कुछ बताया कि कैसे लॉर्ड बाई ने उसकी माँ की सुरक्षा का हवाला देकर उसे धमकाया था और कैसे ग्रेट जनरल सत्ता पलटने की साजिश रच रहा है। सच्चाई जानकर राजा हैरान और गुस्से से भर गया और युनबो की विनती को अनसुना करते हुए गुस्से में बाहर निकला। उसने युनबो की नजरबंदी को हटवा दिया पर पहरेदारों को आदेश दिया कि वो उसके हर गतिविधियों पर नजर रखे। उसने लॉर्ड बाई को गिरफ्तार करने का भी हुक्म दिया। लॉर्ड बाई को जल्द ही पकड़ लिया गया। राजा ने स्वयं उससे जनरल के ठिकाने के बारे में पूछताछ की। अब ये जानकर कि वो मौत से बच नहीं पाएगा, लॉर्ड बाई ने पूरी साजिश की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। तब राजा ने उसे अपना कुछ सम्मान बचाए रखने के लिए स्वयं ही खुद की जान लेने की अनुमति दी। सब कुछ निपटाने के बाद राजा युनबो से मिलता है। युनबो ने राजा से विनती की कि उसे मौत की सजा दे दी जाए, लेकिन राजा बोला, तुमने मुझे इतना दर्द दिया है, अब मरकर तुम अपने सभी दर्द मिटा देना चाहती हो, मैं ये कैसे होने दूं? दिल में गहरे दर्द के साथ युनबो ने कहा, जब मैंने आपको जहर दिया था तो अपने लिए भी एक प्याला भरा था। उसे विश्वास हो गया कि राजा फिर कभी उस पर भरोसा नहीं करेगा, इसीलिए उसने जाने का फैसला कर लिया। लेकिन अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी बातें सुनकर राजा अपने जज्बात अब और नहीं रोक पाया और उसने युनबो को चूम लिया। लेकिन तभी यह दृश्य रानी देख लेती है और एक औरत की जलन बहुत भयानक हो सकती है। जिस पुरुष से वो प्यार करती है उसे किसी दूसरी औरत की बाहों में थामे देखकर रानी की जलन आग की तरह भड़क उठी। उसने तय कर लिया कि अब युनबो को सबक सिखाने का समय आ चुका है। वो उसे अपने सामने लाने का आदेश देती है। जैसे ही वो उसे दंड देने वाली थी, खबर सुनकर राजा वहाँ पहुँच गया। उसने रानी से पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रही है। रानी ने जवाब दिया कि वो बस महल के नियम स्थापित कर रही है। राजा गुस्से में आ गया और उसने रानी को चेतावनी दी कि वो युनबो को हाथ भी न लगाए। रानी को ये बात स्वीकार नहीं हुई। उसने तर्क देते हुए कहा, याददाश्त खोने और फिर से रानी के पद पाने के बाद भी वो एक उपपत्नी को अनुशासित तक नहीं कर सकती। इस पर राजा बोला, तुम ज्यादा समय तक रानी नहीं रहने वाली हो। रानी घबरा गई। उसे ये नहीं पता था कि राजा पहले से ही जान चुका था कि युनकी और उसके भाई की हत्या की कोशिश के पीछे मंत्री का हाथ था। भोलेपन में रानी को लगा कि एक बार युनबो रास्ते से हट गई तो राजा पूरी तरह उसी का हो जाएगा। उसी रात वो चुपचाप महल से निकलकर मंत्री के निवास पर जाकर अपने पिता के सबसे भरोसेमंद अंगरक्षक से मिली। उसने गड़गड़ाते हुए कहा, मैं बस चाहती हूँ कि तुम उसे मेरी तरह बना दो। मैं चाहती हूँ कि वो भी वैसा ही दर्द सहे जैसा मैं सह रही हूँ। वो जानती थी कि ये अंगरक्षक हमेशा उससे प्यार करता रहा है और वो जरूर उसकी बात मानेगा। जैसा उसने सोचा था, उसकी दयनीय हालत देखकर अंगरक्षक मान गया। अब महल लौटकर रानी महारानी से मिलने गई और कहा कि वो दोनों उपपत्नियों को साथ लेकर माउंट रेनवोंग में संतान प्राप्ति की प्रार्थना करने जाना चाहती है ताकि राजवंश को सौभाग्य और उर्वरता का आशीर्वाद मिले। महारानी ने स्वाभाविक रूप से इसकी अनुमति दे दी। इसी बीच राजा राजकीय कामकाज देख रहा था कि अचानक वो चक्कर खाकर बेहोश हो गया। शाही वैद्य ने जांच कर बताया, नाड़ी कमजोर और अनियमित है, संभवतः अत्यधिक नींद की कमी के कारण। शाही सेवक ने पूछा, क्या ये गंभीर है? वैद्य ने कहा कि अभी तो संभाली जा सकती है, लेकिन अगर ये स्थिति बनी रही तो राजा का स्वास्थ्य गंभीर खतरे में पड़ सकता है। राजा को संदेह हुआ कि ये उसके भविष्य से जुड़े बार बार आने वाले सपनों का असर है, खासकर युनबो से जुड़े सपनों का। उसी रात उसने गुप्त रूप से दरबारी जादूगरनी को बुलाया और पूछा, क्या ये सपने केवल मानसिक तनाव ही नहीं बल्कि और भी कुछ नुकसान पहुंचा रहे हैं? जादूगरनी बोली, युनबो के सपने एक ऐसी शक्ति है जो सामान्य मनुष्य के लिए नहीं बनी है और अगर ये जारी रहे तो आगे क्या होगा ये वो भी नहीं बता सकती। राजा ने पूछा, क्या इन सपनों को रोका जा सकता है? उसने जवाब दिया, हाँ, निषिद्ध मंत्रों से ऐसा संभव है। आवश्यक उत्तर पाकर राजा ने उसे सब कुछ गुप्त रखने का आदेश दिया। उसने भी सहमति दी। लेकिन उसी रात राजा ने फिर सपना देखा। इस बार उसने युनबो के दिल में गोली लगते देखा। वो एकदम से घबराकर जागा और तुरंत उसके कक्ष पहुंच डर के मारे उसे कसकर गले लगा लिया। युनबो हैरान रह गई। राजा ने उसे कहा, अगले कुछ दिनों तक तुम महल से बाहर मत जाना, कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है।
लेकिन युनबू तो पहले ही रानी के साथ प्रार्थना यात्रा पर जाने के लिए राजी हो चुकी है। राजा ने उसे ये यात्रा रद्द करने को कहा, पर युनबू ने जोर देकर कहा कि यही असली अपराधी को बेनकाब करने का सबसे अच्छा मौका है। अब जब हमें पता है कि वो कुछ करने वाले हैं तो हम पहले से तैयार रह सकते हैं। और राजा को भरोसा दिलाया कि वो सुरक्षित लौट आएगी। उसकी दृढ़ता देखकर राजा को मजबूरन उसकी मदद करनी पड़ी और दोनों ने मिलकर एक बेहद सावधानी से योजना बनाई। लेकिन क्या युनबू सच में इस खतरे से बच पाएगी? यात्रा में जब उसे बचाने के लिए उसकी सेविका उसकी रक्षा करते हुए मारी गई तो वो बिल्कुल टूट गई। दूसरी ओर रानी घबरा गई क्योंकि उसके किराए के हत्यारे को पहरेदारों ने पकड़ लिया था। अब युनबू रानी के सामने खड़ी होकर कहती है, हत्यारे को पकड़ लिया गया है, जल्द ही पता चल जाएगा कि इसके पीछे कौन है। मैं किसी को भी सजा से बचने नहीं दूंगी। ये सुन रानी इतना डर गई कि उससे कुछ बोला भी नहीं गया। जब राजा ने देखा कि युनबू सुरक्षित लौट आई है तो उसने राहत की सांस ली। और जहाँ तक रानी की बात है, उसके पिता ने गुस्से में उसे थप्पड़ मारा और कहा, तुमने जो कुछ भी किया उस पर मेरा पूरा नियंत्रण था, पर अब तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। सालों की योजना तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गई। इस दौरान महल में उस हत्यारे से पूछताछ की जा रही है। सारे सबूतों से ये साबित हो गया कि ये वही हत्यारा था जिसने शाही विवाह के समय हमला किया था। जब उसने कबूल करने से इनकार कर दिया तो महल के एक गुप्तचर को लाया गया। पूरे दिन रात की कड़ी पूछताछ के बाद वो गुप्तचर आखिरकार हार मान जाता है और उसने सब कुछ स्वीकार कर लिया। उसके सब कुछ स्वीकारने के बाद राजा ने तुरंत मंत्री की गिरफ्तारी का आदेश दिया। सैनिकों ने मंत्री के निवास पर धावा बोला, उसके अंगरक्षक से भिड़े, लेकिन इसी अफरा तफरी में कुछ लोग वहां आ गए और सैनिकों को रोकते हुए मंत्री और रानी को भागने में मदद करते हैं। उनके भागने की खबर सुनकर राजा क्रोध से भर गया। उसने तुरंत रानी का पद छीन लिया और रानी तथा उसके पिता दोनों के लिए पूरे देश में गिरफ्तारी का आदेश जारी कर दिया। अब युनबू और राजा के रास्ते में कोई नहीं था और दोनों आखिरकार कुछ सुख के पल साथ बिता पाते हैं और दोनों बेहद ही करीब आ गए। लेकिन अचानक अगले ही दिन राजा फिर से चक्कर खाकर गिर पड़ा। शाही सेवक समझ गया कि ये युनबू सपनों का एक और दुष्प्रभाव है और उसने युनबू से जाकर कहा कि केवल वही राजा को मना सकती है। युनबू स्तब्ध रह गई। सब कुछ कल्पना के बाहर लग रहा था। सेवक ने चेतावनी देते हुए ये भी कहा, अगर महाराज मंत्र क्रिया से लगातार इनकार करते रहे तो उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। तब युनबू राजा के पास गई और उससे सपनों को रोकने के अनुष्ठान के लिए विनती की। लेकिन राजा ने जिद की कि पहले अपराधी को पकड़ा जाएगा, उसके बाद ही वो कुछ करेगा। उसकी हठ देखकर युनबू की आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, आपकी जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? अपने प्रिय की चिंता वो देख नहीं सका और आखिर मान गया। उसी रात फिर से दरबारी जादूगरनी को बुलाया गया। वो लगातार अपने हाथ रगड़ती हुई धीमे स्वर में मंत्र बुदबुदाती रही। कई अनुष्ठानों के बाद राजा के युनबू से जुड़े सपने आखिरकार रोक दिए गए। अगली सुबह जब वो जागा तो उसकी हालत काफी बेहतर थी। जब लगने लगा कि अब शांति भरा जीवन शुरू होगा तो यहाँ भगोड़ा मंत्री एक शक्तिशाली सैन्य नेता से संपर्क करता है जो लंबे समय से सिंहासन का लालची था और उसने मंत्री को एक चौंकाने वाले रहस्य बताया कि युनबू असल में मरी रानी की जुड़वा बहन है। इसके बाद उस नेता ने ये खबर पूरे राज्य में फैला दी। अफवाह तेजी से गलियों और बाजारों में फैल गई। उस वक्त जोसान में जुड़वा बच्चों को अपशकुन माना जाता था और परंपरा के अनुसार उन्हें जन्म के समय ही मार दिया जाता। अफवाह को लेकर जनता का दबाव बढ़ता गया और राजा से इसकी सच्चाई की जांच करने की मांग होने लगी। राजा पर और बोझ न पड़े इसलिए युनबू ने खुद उससे दूर जाने का फैसला किया। राजा भी जानता था कि मौजूदा राजनीतिक हालत में युनबू को अपने पास रखना उसी के लिए और ज्यादा खतरे की बात होगी। लेकिन अगले ही दिन जब युनबू महल छोड़कर जा रही थी तो उसी नेता के आदमी पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रहे थे। राजा की प्रिय युनबू का अपहरण कर लिया जाता है और महल में एक संदेश भेजा गया कि राजा को अगली दोपहर को अकेले उससे मिलना होगा। अगर वो एक भी सैनिक साथ लाया तो युनबू को मार दिया जाएगा। राजा खुद को कसूरवार ठहराने लगा कि वो युनबू की रक्षा आखिर नहीं कर सका और उसे बचाने के लिए व्याकुल होकर उसने एक बार फिर दरबारी जादूगरनी को बुलाया और उससे भविष्य देखने की अपनी सपनों वाली शक्ति लौटाने को कहा। जादूगरनी के मंत्र से राजा फिर से सपनों की दुनिया में चला गया जहां उसने एक पहाड़ देखा और युनबू के हाथ बंधे हुए थे। गद्दार मंत्री उसे मार डालने का आदेश देता है। राजा घबरा कर जागा। वो उस पहाड़ को पहचान चुका था
और तुरंत अपने सैनिकों को रात के हमले की तैयारी का आदेश देता है। उसी रात वो खुद सेना का नेतृत्व करते हुए पहाड़ में पहुंचा। मंत्री और उसकी बेटी को वहीं पकड़ लिया गया, पर नेता युनबू को लेकर भाग जाता है। इसके बाद राजा खुद अकेले उसका पीछा करने निकल पड़ा। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है। दोनों को ही चोट लगी, दोनों ही घायल होते हैं, मगर आखिर में राजा ने उसे हरा दिया। हार और अपमान से घिरा वो सैन्य नेता खुदकुशी कर लेता है। इधर गंभीर रूप से घायल मंत्री को भी मौत की सजा हो जाती है और साथ ही साजिश करने वाले शक्तिशाली किम परिवार भी सजा से बच नहीं सका। दरअसल राजा को एक अहम गवाह हांग मिला, जिसने कभी किम परिवार के लिए दोष अपने सर लिया था। उसने बताया कि देशद्रोह और युनबो के पिता को फंसाने के लिए असली मास्टरमाइंड किम परिवार ही था। अब वो खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन राजा ने एक ना सुनी। उन सभी के पद छीन लिए गए और उन्हें सीमावर्ती इलाकों में निर्वासित कर दिया गया। महारानी भी, जो इस साजिश में शामिल थी, वो भी सजा से बच नहीं पाई। अब जब लगा कि सब कुछ शांत हो गया, तभी राजा अचानक फिर से गिर पड़े। महल में हड़कंप मच गई। महल के सेवक से युनबू को पता चला कि राजा ने उसे बचाने के लिए एक और सपना देखा था। युनबू खुद को दोषी मानती है। टूटे दिल से उसने दरबारी जादूगरनी से पूछा कि अब वो क्या करे। जादूगरनी ने जवाब दिया, अब तुम केवल एक ही काम कर सकती हो, राजा से दूर रहो, तभी वो ठीक हो पाएंगे। युनबू राजा के बिस्तर के पास खड़ी होकर उसे सोते हुए एक आखिरी बार देखती है। अलग होने को मन नहीं था, लेकिन जानते हुए भी कि उसे जाना होगा, उसने धीमे स्वर में अपने प्यार का आखिरी इजहार किया और फिर चुपचाप वहाँ से चली गई। अगली सुबह जब राजा की नींद खुली तो उसने सेवक से युनबू के बारे में पूछा। उसे चुप रहते देख राजा तुरंत समझ गए कि वो जा चुकी है। समय बीतता गया। 1 साल बाद शाही वैद्य के लगातार देखभाल से राजा का स्वास्थ्य ठीक हो गया, लेकिन युनबू के लिए उसकी तड़प कभी कम नहीं हुई। उसने युनबू की प्रिय मित्र को बुलाया और उसे उसकी तलाशी में मदद करने को कहा। और एक दिन उसके मित्र को एक परिचित व्यक्ति से युनबू के ठिकाने की जानकारी मिली। वो तुरंत राजा को बताने पहुंचा। जब यहाँ युनबू अपने घर से निकल रही होती है, उसने दरवाजे पर एक जाना पहचाना चेहरा देखा। वो हैरानी से बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये क्या हो रहा है। राजा बिना कुछ कहे आगे बढ़ा और उसे कसकर गले लगा लिया। दोनों की लंबे समय बाद मुलाकात हुई। तभी युनबू की माँ बाहर आई, जिसकी गोद में एक प्यारा सा नन्हा बच्चा था, यानी राजकुमार। 1 साल के बिछड़ाव के बाद आखिरकार पूरा परिवार फिर से एक साथ हो गया और इसी के साथ ये खूबसूरत के ड्रामा भी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी क्वीन लव एंड वॉर की ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत गोलियों की गूंज, खून से सने तख्त और अपनों को खोने की चीखों से हुई थी, लेकिन उसका अंत एक बेइंतहा मोहब्बत, त्याग और सुकून भरे परिवार के साथ हुआ। युनबो ने अपने पिता और बहन का बदला लेने के लिए अपनी जान हथेली पर रख दी, तो वहीं राजा ने उसके लिए अपने भविष्य देखने के वरदान, जो असल में एक खौफनाक श्राप बन चुका था, उसकी भी परवाह नहीं की। महल की जहरीली राजनीति और हर कदम पर बिछा जहर का प्याला भी उन दोनों के सच्चे प्यार को डिगा नहीं पाया। 1 साल का वो दर्दनाक बिछड़ाव शायद भारी था, लेकिन जब अंत में वो दोनों अपने मासूम बच्चों के साथ मिले तो मानो हर जख्म का हिसाब पूरा हो गया। अगर राजा के पास वो भविष्य देखने वाले सपने की शक्ति ना होती तो क्या युनबो कभी जिंदा बच पाती, या फिर अगर युनबो के अंदर अपनी बहन के लिए वो आग ना होती तो क्या वो इतने शक्तिशाली दुश्मनों का तख्ता पलट कर पाती। यही इस ड्रामे की सबसे बड़ी खूबसूरती थी। मुझे कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। अगर आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और सीरीज ट्यूब हिंदी को सब्सक्राइब कर जुड़ना बिल्कुल मत भूलना। मिलती हूँ अगले एक और नई कहानी में। बाय बाय एंड टेक केयर।